Hello guys, how are you all? I hope you all are good. Today we are going to discuss MCQs of Limitation Act 1963. So let's start the lecture. So first question is परिसीमा अधिनियम 1963 का विस्तार कहाँ पर है, मतलब कि लिमिटेशन एक्ट का एक्सटेंशन कहाँ तक है। तो सिक्किम और नागालैंड के सिवाय संपूर्ण भारत पर, जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर, या केंद्र शासित और जनजातीय क्षेत्रों के सिवाय संपूर्ण भारत पर, और वो है संपूर्ण भारत पर। आंसर गेस कीजिए आप। देखिए, अगर हम पहले की बात करें तो पहले इस क्वेश्चन का जो आंसर था तो वो था 2, जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर। लेकिन अभी क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर 4 होगा, क्योंकि अभी संपूर्ण भारत पर लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, नंबर 2 34, नंबर 34 38। आंसर गैस कीजिए। तो इसका आंसर होगा 32। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रवर्त हुआ, यानी कि इसका एनफोर्समेंट कब हुआ था? 1 जनवरी 1964 को, 26 जनवरी 1964 को, 1 मई 1964 को, या 2 अक्टूबर 1963 को। आंसर गैस कीजिए। तो इसका आंसर होगा 1 जनवरी 1964 को। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, विनिमय पत्र के अंतर्गत क्या नहीं आते हैं? नंबर 1 प्रोमिसरी नोट, नंबर 2 रसीद, नंबर 3 हुंडी, नंबर 4 चेक, या फिर दोनों, 1 व 2, या फिर 3 व 4। आंसर गैस कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, 1 व 2, यानी इसमें प्रोमिसरी नोट और रसीद आते हैं। 4 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 5, कौन से? प्रोमिसरी नोट और रसीद, ये इसमें विनिमय पत्र के अंतर्गत नहीं आते। क्या आते हैं? हुंडी आती है और चेक आते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फिल इन द ब्लैंक्स है। तो किसके अंतर्गत ऐसी कोई लिखत आती है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी अन्य को धन देने के लिए अपने को इस शर्त पर बाध्यता के अधीन कर लेता है कि यदि कोई विनिर्दिष्ट कार्य किया जाए या न किया जाए, जैसी भी स्थिति हो, तो वह बाध्यता शून्य हो जाएगी। तो किसके अंतर्गत होगी? प्रतिभूति, विनिमय पत्र, बंध पत्र, या स्मरण पत्र। आंसर गैस कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, बंध पत्र। मतलब ऐसी कोई लिखत आती है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी अन्य को धन शर्त पर बाध्यता का अधीन कर लेता है कि यदि कोई निर्दिष्ट कार्य माध्यम से आवेदक आवेदन करने का अपना अधिकार व्युत्पन्न करता है। वह व्यक्ति जिसकी संपदा का प्रतिनिधित्व आवेदक द्वारा या निष्पादक या प्रशासक या अन्य प्रतिनिधि के तौर पर किया जाता है, यह उपरोक्त सभी। आंसर गेस कीजिए आप। इसका आंसर हो जाएगा 4। ये हम देख चुके हैं कि अभी जब हमने लिमिटेशन एक्ट पढ़ा तो आवेदक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? वह व्यक्ति भी आता है जो संपदा का प्रतिनिधित्व करता है, और आवेदक। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसीमा अधिनियम 1963 की कौन सी धारा में सुखाधिकार को परिभाषित किया गया है? तो नंबर 1 2C में, 2 अड़े में, 2 में, 2 में। आंसर गैस कीजिए। इसका आंसर है 2 में। ऑप्शन नंबर का प्रतिनिधित्व किया जाता है, किया जाता है
या वह व्यक्ति जिससे या जिसके माध्यम से प्रतिवादी या दायित्व उत्पन्न करता है कि उस पर वाद लाया जा सके, वह व्यक्ति जिसकी संपदा का प्रतिनिधित्व प्रतिवादी द्वारा निष्पादक, प्रशासक या अन्य प्रतिनिधि के रूप में किया जाता है। आंसर गेस कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। 1 और 2 आएंगे इसमें ऑप्शन। कौन? वह व्यक्ति जिससे या जिसके माध्यम से वादी वाद लेने का अधिकार उत्पन्न करता है, वह व्यक्ति जिसकी संपदा का प्रतिनिधित्व वादी द्वारा प्रशासक या अन्य प्रतिनिधि के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रतिवादी के अंतर्गत आता है। तो वह व्यक्ति जिससे या जिसके माध्यम से वाद लाने का अपना अधिकार उत्पन्न करता है, या वह व्यक्ति जिसका संपदा का प्रतिनिधित्व वादी या निष्पादक, प्रशासक या अन्य प्रतिनिधि के रूप में किया जाता है, या वह व्यक्ति जिससे जिसके माध्यम से प्रतिवादी या वह दायित्व उत्पन्न करता है कि वह वादी द्वारा निष्पादक, प्रशासक या अन्य प्रतिनिधि के रूप में किया जाता है। आंसर गेस कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 6। 3 व 4। तो इसमें कौन बनाएंगे? वह व्यक्ति जिससे या जिसके माध्यम से प्रतिवादी या दायित्व उत्पन्न करता है कि इस पर वाद लाया जा सके, ठीक है। और वह व्यक्ति जिसकी संपदा का प्रतिनिधित्व प्रतिवादी द्वारा निष्पादक, प्रशासक या अन्य प्रतिनिधि के रूप में किया जाता है। और ये कहाँ डिफाइन है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। परिसीमा अधिनियम 1963 की कौन सी धारा में यह उपबंधित किया गया है कि वचन पत्र से ऐसी लिखित अभिप्रेत है जिसके द्वारा उसका रचयिता किसी अन्य को धन की कोई भी निर्दिष्ट राशि उसमें परिसीमित समय पर या मांग किए जाने पर या दर्शन पर देने के लिए आत्यंतिक वचनबद्ध होता है। कौन होता है वचनबद्ध? जो लिखा का रचयिता है, ठीक है। तो ये कहाँ पर दिया गया है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है टू टै में, ऑप्शन नंबर 2 टू ठै में, ऑप्शन नंबर 3 है टू डै में, या फिर ऑप्शन नंबर 4 टू ढै में। आंसर गैस कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 टू टै में। कहा गया है कि जो रचयिता है वो वचन पत्र से मतलब कैसी लिखित अभिप्रेत है जिसमें रचयिता किसी अन्य को धन की कोई विनिर्दिष्ट राशि उसमें परिसीमित समय पर मांग की जाने पर या दर्शन पर देने के लिए खुद को वचनबद्ध करता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जो बात करता है परिसीमा काल से वह परिसीमा काल अभिप्रेत है जो वाद, अपील या आवेदन के लिए विहित हो। तो इसमें ये फिल इन द ब्लैंक्स है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? नंबर 1 परिसीमा अधिनियम 1963 के भाग 2, परिसीमा अधिनियम 1963 के भाग 3, या परिसीमा अधिनियम 1963 की अनुसूची या उच्च न्यायालय। ऑप्शन आंसर गैस कीजिए। ऑप्शन मैंने बता दिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 परिसीमा अधिनियम 1963 की अनुसूची द्वारा विहित है। परिसीमा काल जो हम देखते हैं कि इसके अनुसूची में ही जो परिसीमा काल है वो सारे दिए गए हैं, एक शेड्यूल है पीछे, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो बात करता है विहित काल से वह परिसीमा काल अभिप्रेत है, ठीक है, जो इस अधिनियम के बंदों के अनुसार संग्रहित परिसीमा काल है। नंबर 2 इस अधिनियम के अनुसूची के अनुसार संग्रहित परिसीमा काल है। नंबर 3 इस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार संग्रहित परिसीमा काल अभिप्रेत है। या नंबर 4 इस अधिनियम की धारा 12 के अनुसार संग्रहित परिसीमा काल। आंसर गैस कीजिए। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संग्रहित परिसीमा काल अभिप्रेत है विहित काल से, ठीक है। अब चलते हैं, और ये कहाँ पर डिफाइन किया गया है विहित काल? तो ये है टू अणे में, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 2 ठे के अधीन वाद के अंतर्गत क्या आता है?
आवेदन आता है, अपील आती है, या इजराय की कार्रवाई आती है, पुनरीक्षण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए, आंसर गैस कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, उपरोक्त में से कोई है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 2 है, सूट में क्लियर कहा गया है कि आवेदन और अपील नहीं आते हैं, नेगेटिव डेफिनेशन दी गई है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इस अधिनियम की धारा 5 जो विलंब को क्षमा करने से संबंधित है, किस पर लागू होती है? धारा 5 किसको लागू होगी? नंबर 1 दावा और प्रति दावा को, नंबर 2 आवेदन और अपील को, नंबर 3 इजराय की कार्रवाई को, या उपरोक्त सभी को? आंसर गैस कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आवेदन और अपील को। ठीक है, जो सेक्शन 5 है कहाँ पर लागू होता है? आवेदन और अपील पर। इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। बात पर, अपील, आवेदन पर या अपील पर या उपरोक्त सभी पर? आंसर गैस कीजिए। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी पर। ठीक है, ये कहाँ कहा गया है? सेक्शन 4 में। अब देखो लागू हो रहे थे, अभी कह रहा कहाँ पर लागू नहीं होते हैं। तो नंबर 1 वाद पर, इजराय पर, चुनाव याचिका पर, उपरोक्त सभी पर? आंसर गैस कीजिए। तो ये इन पर सभी पर लागू नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है। मियाद के बाहर हुए ऋण का उपचार न्यायालय द्वारा किस रीति से प्राप्त किया जा सकता है? 5 के आवेदन द्वारा, नंबर 2 प्रति दावा, नंबर 3 मुजरा, नंबर 4 नया दावा, या उपरोक्त में से कोई नहीं? आंसर गैस कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 5, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये कहाँ कहा गया है? सेक्शन 3 में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है। परिसीमा अधिनियम की धारा 6 जो विधिक निर्योग्यता से संबंधित है पर लागू होती है? वाद और डिग्री का निष्पादन, अपील, या दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं? आंसर गैस कीजिए। तो वाद और डिग्री का निष्पादन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6, परिसीमा अधिनियम की धारा 6 जो नियोक्ता से संबंधित है, वाद और डिग्री के निष्पादन को लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। परिसीमा अधिनियम की धारा 6 जो विधिक निर्योग्यता से संबंधित है और लागू नहीं होती है। अभी हमने देखा कि कहाँ लागू होती है, तो वाद और डिग्री के निष्पादन को लागू होती है। अभी ये लागू कहाँ नहीं होते ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आंसर गैस कीजिए। नंबर 1 वाद और डिग्री का निष्पादन से, अपील पर, दोनों पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा 2, अपील पर। वाद और डिग्री पर तो लागू होती है, हमने देख लिया, तो ऑब्वियसली अपील पर ही लागू नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। विधिक निर्योग्यता के अधीन आते हैं, तो कौन कौन आते हैं? नंबर 1 नंबर 2 पागल, जड़, दिवालिया अथवा अकिंचन, सजायकता, असाध्य कुष्ठ रोग से पीड़ित। तो आप गैस कीजिए। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन नंबर 7 में कहा गया 1, 2 और 3 तीनों, और ऑप्शन नंबर 8 में कहा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7। ठीक है, ऑप्शन नंबर 7 में कौन कौन आ रहे हैं? 1, 2 और 3। तो विधिक निर्योग्यता में आते हैं अप्राप्त व, पागल और जड़। ठीक है, और ये दिवालिया, सजायकता, साध्य कुष्ठ रोग से पीड़ित ये व्यक्ति नहीं आते हैं। ठीक है,
ये कहा गया है सेक्शन 6 में। तो ये था आज का हमारा टेस्ट। अगर आप आगे भी टेस्ट सीरीज जारी रखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा कि हम आगे वीडियो बनाएं कि नहीं बनाएं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर